हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो सेकेंड लॉ के ऊपर रहने वाला है। तो देखिए, अभी हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा। फर्स्ट लॉ में जो भी मेन स्टेटमेंट था उसको भी देखे, साथ में हमने जो फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन है उसको भी देखे। और अगर मैं तीन लॉ को अगर एक एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसके पिछले भी क्लास में हमने ये देखा है कि जो जीरोथ लॉ है वो क्या बताता है, जो टेम्परेचर के बारे में बताता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बताता है। जब हम फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ ये बताता है कि जो पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ना तो उसको हम लॉस कर किसी तरीके से ना उसको किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न ही एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। बस क्या करते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे किसी भी बॉडी को हीट दे रहे थे तो वो वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा था, किसी बॉडी पे वर्क दे रहे थे तो वो हीट में कन्वर्ट हो जा रहा था, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या हो रहा था, कंजर्व रह रहा था। बट फर्स्ट लॉ जो है उसका एक लिमिटेशन हमने ये देखा कि वो ये नहीं बताता है कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो जो एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है। जब हम लोग लिमिटेशन पढ़ रहे होंगे तो आप लोग उसको एक बार रिकॉल करिएगा। वहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जैसे सपोज करिए कि ये एक मतलब हॉट रॉड है और एक कोल्ड है। जब दोनों को अगर हम कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो ये तो 100% क्लियर है कि इन दोनों के बीच में हीट इंटरेक्शन होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है, जब तक कि फर्स्ट लॉ आया था तो हमें ये नहीं पता चला कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्या कोल्ड बॉडी हायर बॉडी को हीट सप्लाई कर रहा है या जो हॉट बॉडी है वो कोल्ड बॉडी को सप्लाई कर रहा है। ये फर्स्ट लॉ जब आया था वो उस समय तक हमें ये क्लियर नहीं था। तो जब सेकेंड लॉ आया तो वो बताया कि क्या डायरेक्शन ऑफ हीट होना चाहिए। क्लियर है। तो जो सेकेंड लॉ ही एक्सप्लेन किया कि जो हीट होता है वो जनरली हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ जाता है। क्लियर है। दूसरा चीज हम लोग नेचर में एक और एग्जांपल देखे हैं कि जैसे पानी होता है तो पानी हमेशा क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो होता है। कभी भी आप ये नहीं देखे होंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है। और अगर किसी एक्सेप्शनल केस जैसे पंप होता है तो पंप के केस में क्या होता है कि वाटर जो है वो लोअर सेक्शन पे होता है और उसको हम लोग अपने टेरेस पे या जो भी हमारा वहां पे सिंटेक्स होता है उसमें पानी को डालते हैं। लेकिन क्या वो नेचुरली होता है? नेचुरली नहीं होता है। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, पंप। और पंप में हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जो झरना, जो नेचुरल जो लेक होता है या जो भी वाटर फ्लो होता है वहां पे क्या होता है, क्या उसको किसी तरीके से हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं करते हैं, वो खुद से फ्लो होता है। यानी कि सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है। क्लियर है। तो अगर हम एक लाइन में, जैसे हम लोग एनर्जी फर्स्ट लॉ को बोले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे ही अगर हम ये सेकेंड लॉ को एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शनल टेंडेंसी को बताता है। यानी सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है कि क्या पर्टिकुलर प्रोसेस पॉसिबल होगा और अगर होगा तो उसका प्रोसेस किस डायरेक्शन में, किस तरीके से वो फ्लो होगा, या हीट का डायरेक्शन, हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। तो सेकेंड लॉ बेसिकली क्या बताने वाला है, देखिए यहाँ पे हमने लिखे भी हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को बताएगा। और दूसरा चीज क्या बताएगा कि क्या पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर प्रोसेस होने वाला है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस होगा या नहीं होगा। तो सेकेंड लॉ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एक तो सेकेंड लॉ हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, कि हीट फ्लो का डायरेक्शन किधर होने वाला है, जो जनरली क्या होता है, हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ होता है। और अगर हम वाटर फ्लो का बात करें तो हमेशा जो होता है एनर्जी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। यानी जो वाटर होता है जो टॉप पे रहता है तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हाई रहता है, और जैसे ही वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आता है तो वहाँ पे लो पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी सेकेंड लॉ हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एज वेल एज एनर्जी का फ्लो। अब एनर्जी का फ्लो तो अगर हम दो टेम्परेचर बॉडी का बात करें तो हमेशा लोअर से हायर से लोअर की तरफ हीट फ्लो होगा और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एनर्जी का फ्लो होगा। और दूसरा चीज क्या बताएगा, क्राइटेरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोसेस,
क्या पॉसिबिलिटी है कि पर्टिकुलर प्रोसेस होगा या नहीं होगा। तो अगर हमें सेकेंड लॉ पता रहेगा तो हम बता पाएंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस होगा या नहीं होगा। तो लास्ट में अगर मैं इस स्टेटमेंट को कंक्लूड करूं तो सेकेंड लॉ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की जरूरत है कि सेकेंड लॉ ये बताता है फर्स्ट कि वो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो या डायरेक्शन ऑफ एनर्जी क्या होने वाला है। हीट फ्लो के जगह में ज्यादा अच्छा रहेगा वर्ड जनरलाइज में कि एनर्जी आप भी लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। और दूसरा चीज क्या बताएगा कि क्या पर्टिकुलर प्रोसेस होगा या नहीं होगा, उसको कौन एक्सप्लेन करेगा, सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करेगा। क्लियर है। तो देखिए इसका अगर हम लोग एग्जांपल लें तो सेकेंड लॉ हमें ये एक्सप्लेन किया है कि हीट फ्लो हमेशा क्या होगा, हायर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा, और दूसरा जैसे वाटर फ्लो होगा वो डाउनवर्ड की तरफ होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ होगा। क्लियर है। तो ये हमारा रहा सेकेंड लॉ। अब देखिए इसके पहले ये वाला जो स्टेटमेंट हमने लिखा है एक्सप्लेन तो हम लोग कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार और देख रहे हैं क्योंकि हमारा जो सेकेंड लॉ इसी बेसिस के ऊपर में बेस्ड है कि क्या एक्चुअली होने वाला है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम किसी सिस्टम को वर्क सप्लाई करते हैं तो वो होल अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम किसी सिस्टम को जो हीट देते हैं तो वो हीट पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। क्लियर है। उसको अभी हम लोग जब यहाँ पे आएंगे तब उसको एक्सप्लेन इसको समझेंगे। बट अभी यहाँ पे ये देखिए याद क्या रखने वाली चीज़ें, यहाँ से भी देख लीजिए ये सिंबल है, वो ये सिंबल सारे पूरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देगा। अगर हम वर्क को देखिए ये डायरेक्शन बता रहा है कि वर्क को हम लोग हीट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वर्क को हीट में कन्वर्ट करने की अगर हम कोशिश करेंगे, क्लियर है, तो वो पूरी तरीके से इक्वल साइन है, मतलब कि पूरा हीट जो है वो पूरा वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन कि अब हम लोग हीट को वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग हीट को वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो पूरा जो हीट होता है वो मतलब कि जो हीट होगा वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी सिस्टम को अगर हम लोग 100 किलो जूल ऑफ अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो हो सकेगा कि वो केवल 80 केजी ही वर्क हमसे उसे ऑब्टेन हो, 60 केजी ही ऑब्टेन हो, पूरा 100 हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर हम किसी सिस्टम को 100 किलो जूल ऑफ वर्क देंगे तो वो पूरी तरीके से 100 किलो जूल ऑफ वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कौन बताता है, सेकेंड लॉ बताता है। और ये वाला जो पर्टिकुलर जो है वो हमने जो जूल एक्सपेरिमेंट पढ़े थे वो आपको याद होगा, उसमें हम लोग ये देखे थे कि अगर किसी सिस्टम को अगर हम वर्क सप्लाई कर रहे थे तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था, उस पर्टिकुलर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था और जितना वर्क सप्लाई कर रहे थे वो पूरा जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जा रहा था। इसीलिए वर्क को बोला जाता है हाई ग्रेड एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पूछेगा कि हाई ग्रेड एनर्जी क्या होता है। तो हाई जो वर्क होता है वो हाई ग्रेड एनर्जी होता है। और इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि वो पर्टिकुलर एनर्जी जो पूरी तरीके से किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे हाई ग्रेड एनर्जी। मतलब वर्क है तो वर्क भी एक टाइप का क्या है, एनर्जी है जो कि पूरी तरीके से हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो हीट भी क्या है एक दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी है। तो हाई ग्रेड एनर्जी किसको बोला जाता है, वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी कंसिडर किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर वर्क जो होता है वो पूरी तरीके से हीट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेकेंड क्या है हमारा कि जो हीट होता है, हीट फ्लो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी। क्यों, क्योंकि जो हीट होता है वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। इसको एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो बॉयलर होता है, बॉयलर में हम लोग क्या डालते हैं, कोयला डालते हैं, कोल डालते हैं। तो कोल को डालते हैं तो मान लीजिए कि कोल का कैलोरीफिक वैल्यू 100 किलो जूल है, तो क्या वो पूरे कोयले से हम लोग पूरी तरीके से वो स्टीम में कन्वर्ट कर पाते
पाते हैं? क्या उससे बॉयलर में डाल के पूरी तरीके से सप्लाई कर पाते हैं? अगर ऐसा पॉसिबल होता तो कोई लॉस ही नहीं होता। लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर आप या प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए कि 100 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी को कोल को आप बर्न करेंगे तो वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी वो पूरी तरीके से स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और अगर स्टीम में नहीं कन्वर्ट हुआ तो उससे हम पूरी तरीके से टरबाइन में उसको रोटेट करके वर्क आउटपुट भी नहीं ले पाएंगे। तो ये यूनिवर्स में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे हीट को हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर पाएं। किसी न किसी फॉर्म में वो लॉस होगा ही होगा, लेकिन वर्क जो है वो पूरी तरीके से हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप फैन को ऑन करते हैं, तो फैन को ऑन करते हैं तो फैन को आप क्या देखते हैं? वर्क देते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो फैन जो होता है जितना भी आपने वर्क दिया तो अल्टीमेटली वो क्या करता है? आपके रूम के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अगर हम किसी रूम में फैन को ऑन करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर रूम के टेम्परेचर को बल्कि इंक्रीज करता है, वो डिक्रीज नहीं करता है। जैसे हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम लोग रूम में हैं और फैन ऑन किए तो हमें ठंडा फील होने लगता है, तो इसका मतलब कि वो फैन जो है हमारे रूम को ठंडा किया? जी नहीं, वो रूम को ठंडा नहीं करता है, वो रूम को बल्कि गर्म करता है। बट हमें आप बोलेंगे कि सर ठंडा क्यों फील होता है? तो जो हमारा जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, वो इवोपोरेट होता है उस पर्टिकुलर हीट को लेके। तो जब वो हीट को लेके इवोपोरेट होता है तब हमें ठंडक फील होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो फैन ऑन करते हैं हम किसी पर्टिकुलर रूम में, तो उसके रूम के टेम्परेचर को वो कम नहीं करता है बल्कि उस रूम के टेम्परेचर को वो ज़्यादा कर देता है। दूसरा आप लोग एक प्रैक्टिकली ये कर सकते हैं कि अगर आप मान लो रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है घर में, अगर आप उसके डोर को खोल दीजिए तो आपको ऐसा नहीं होगा कि उस पर्टिकुलर रूम का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, बल्कि उस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब वो क्यों होगा? जब हम लोग सेकेंड लॉ का अभी जो क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये दो स्टेटमेंट कभी भी एग्जाम में जैसे इंटरव्यू साइड में आप जाएंगे तो वो पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी रूम में फैन को ऑन कर देते हैं और 1 घंटे के बाद जाते हैं तो उस पर्टिकुलर रूम का टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा? तो क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमने वर्क दिया वो एक्चुअली उस रूम में हीट के फॉर्म में फैल जाएगा, और जब हीट मिलेगा किसी भी रूम का तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? उस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि अगर मैं फ्रीज को खोल देता हूँ किसी पर्टिकुलर रूम में, अगर मैं फ्रीज को खोल देता हूँ तो इसका मतलब उस रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। याद रखिएगा। वो क्यों होगा? जब हम लोग अभी क्लॉसियस स्टेटमेंट जब आएगा तो उस समय उसको देखते हैं। तो यहाँ पे दो चीज हमने क्या एक्सप्लेन किया? वर्क को पूरी तरीके से हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए वर्क को क्या बोला जाता है? हाई ग्रेड एनर्जी। क्लियर है? और हीट को पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, इसीलिए हीट को क्या कहा जाता है? लो ग्रेड एनर्जी। तो होप आपको ये जो हमने यहाँ तक जो दो स्टेटमेंट अलग अलग लिखे हैं कि सेकेंड लॉ क्या बताता है और इसका एग्जाम्पल क्या है, और प्लस हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। क्लियर है? अब देखिए, अगर कभी भी सेकेंड लॉ आएगा तो सेकेंड लॉ दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेस पे हमारा क्या है? डिपेंड करता है। एक है हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा जो होता है वो हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट होता है। क्लियर है? बिना इन दोनों स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किए सेकेंड लॉ को हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग पहला स्टेटमेंट, इस स्लाइड में पहला स्टेटमेंट देखते हैं एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे। तो और देखिए, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 100% पूछेंगे। क्लियर है? या नहीं पूछेंगे तो क्लॉसियस को पूछ लेंगे, या क्लॉसियस को नहीं पूछे तो केल्विन प्लैंक को पूछ लेंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और एक बार आप इसको मतलब समझ लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एंड देन इसके बाद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? तो देखिए, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये बोलता है कि ऐसा कोई भी हीट इंजन पॉसिबल ही नहीं है कि जो जितना भी हम लोग हीट सप्लाई करेंगे वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर देगा, और जो हीट रिजेक्शन होगा वो टोटली जीरो होगा। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क इन अ कंप्लीट साइकिल इफ इट इज एक्सचेंज हीट ओनली विथ अ सिंगल रिजर्वायर। अब ये रिजर्वायर क्या होता है इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है।
एक रिजर्वायर के बारे में बात किया गया है, एक हीट इंजन के बारे में बात किया गया है, नेट वर्क आउटपुट के बारे में बात किया गया है। मतलब 3 चीज़ के बारे में है। हीट इंजन के बारे में बात हुआ है, रिजर्वायर के बारे में बात हुआ है और नेट वर्क के बारे में बात हुआ है। तो इसको हम लोग समझते हैं, लेकिन अब इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें इम्पोर्टेंट ये होगा कि हम रिजर्वायर समझें कि रिजर्वायर क्या होता है और हीट इंजन क्या होता है, वो क्या होता है। तो चलिए तो हीट इंजन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हीट इंजन क्या होता है। तो हीट इंजन में क्या होता है, फर्नेस होता है। फर्नेस में हम लोग क्या डालते हैं, कोल को डालते हैं। अब कोल को डालते हैं तो कोल क्या होता है, वहाँ पे बर्न होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमें प्रोड्यूस करता है। अब इस हीट को हम लोग किसको देते हैं, बॉयलर को देते हैं। अब जो बॉयलर को देते हैं तो बॉयलर में क्या रहता है, बॉयलर में हम लोग का वाटर रहता है, वाटर को हम लोग फीड किए रहते हैं। तो जैसे ही ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बॉयलर को मिलता है तो बॉयलर में जो वाटर प्रेजेंट रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। और इस स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन में, ये है टरबाइन, टरबाइन में उसको एक्सपांड करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। क्लियर है। उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, डब्ल्यू नेट से डिनोट कर रहे हैं। डब्ल्यू नेट क्यों, एक्चुअली यहाँ पे डब्ल्यू नेट ना लिखें, डब्ल्यू टरबाइन लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमें वर्क मिलेगा वो क्या होगा, टरबाइन के फॉर्म में मिलेगा। तो डब्ल्यू टरबाइन यहाँ पे हमें मिला। अब देखिए फर्नेस से हमने हीट बॉयलर को सप्लाई किया, बॉयलर में जो प्रेजेंट है वाटर वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। इस स्टीम को टरबाइन से हम लोग एक्सपांड किए तो इस टरबाइन से हमें WT वर्क मिला, यानी वर्क मिला। अब इस टरबाइन से जो भी स्टीम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर के थ्रू पास कराते हैं। क्लियर है। जब कंडेंसर के थ्रू पास कराते हैं तो ये हीट रिजेक्ट करता है। क्यों रिजेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टीम होता है वो वेपर में भी रहता है और वाटर के फेज में भी रहता है। तो हम जब इसको वापस बॉयलर में डालेंगे तो हमें अल्टीमेटली, या तो अगर देखो पूरी तरीके से वाटर में रहेगा तब तो हम उसको पंप यूज करेंगे, पूरी तरीके से गैस में रहता तो हम लोग कंप्रेसर यूज करते हैं। लेकिन अगर वो मिक्स स्टेट में रहेगा, गैसियस एज वेल एज लिक्विड स्टेट, तो ऐसा कोई मशीन ही नहीं बना है जो दोनों फेज को कर पाए। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर ऐसा मशीन बनेगा भी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि दोनों वर्क को कैसे कर पाएगा कि गैस भी है और लिक्विड भी है। अगर लिक्विड है और अगर हम उसको कंप्रेसर के थ्रू करेंगे तो गैसियस फेज तो हो पाएगा लेकिन लिक्विड फेज नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें कंडेंसर को यूज करना पड़ता है। अब ये कंडेंसर क्या करता है, जो भी इसमें अमाउंट ऑफ हीट होता है उसको वो निकालता है। तो अब ये जो हीट को रिजेक्ट करता है, अब वो हीट को रिजेक्ट किसको करेगा, या तो यहाँ पे रिवर होगा या फिर एटमॉस्फेयर होगा। वो हीट किसको दे देगा, या तो एटमॉस्फेयर में हीट को रिलीज कर देगा या फिर सी को, या अगर वहीं आसपास में अगर वो पर्टिकुलर जो फर्नेस जो है या जो भी थर्मल पावर प्लांट है अगर वो रिवर के पास में है तो वो रिवर को हीट सप्लाई करेगा, या फिर वो वहाँ पे अगर सी के सराउंडिंग में है तो सी को अल्टीमेटली, यानी किसी न किसी एक रिजर्वायर को मतलब कि हीट को रिजेक्ट करेगा। और यहाँ से जैसे ही कंडेंसर से पास होगा ये पर्टिकुलर जो स्टीम वाला जो पोर्शन है तो पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस वाटर को पंप के सहारे हम लोग देन अगेन क्या कर देते हैं, बॉयलर में डाल देंगे। तो देखिए साइक्लिक क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे वाटर, यहाँ पे बॉयलर में वाटर था, उसको स्टीम में कन्वर्ट किए, देन उसको फिर वाटर में कन्वर्ट किए, फिर बॉयलर में डाल दिए। मतलब ये क्या हो रहा है, वही साइकिल के फॉर्म में होते जा रहा है। सेम वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर स्टीम को फिर वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर वाटर में। मतलब एक पर्टिकुलर होल साइकिल के फॉर्म में ये पर्टिकुलर होते रहा है। अब यहाँ पे पंप है तो पंप को अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पावर देना पड़ेगा। तो जितना वो टरबाइन से हमें वर्क मिला और जितना पंप ने कंज्यूम किया तो दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे कि कितना हमें अल्टीमेटली मिला, उसको बोलते हैं डब्ल्यू नेट। मतलब डब्ल्यू नेट हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टरबाइन माइनस डब्ल्यू पंप। इस छोटा सा जगह है लेकिन देख लीजिए, डब्ल्यू नेट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि कितना हमें टरबाइन से वर्क मिला माइनस कितना हमें पंप को चलाने के लिए हमें देना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारा डब्ल्यू नेट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा ये हमारा हो गया डब्ल्यू नेट के बारे में। तो
हीट इंजन हमने एक्सप्लेन कर लिया। हीट इंजन क्या होता है कि हीट इंजन मतलब वो पर्टिकुलर डिवाइस होता है जिसमें हमें क्या क्या करता है, हीट एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिख लें कि हीट इंजन क्या होता है, इसको लिख लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। कैसे, ये पर्टिकुलर हीट इंजन में यहाँ पे क्या था, फर्नेस में कोल था, कोल से हमें क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है, और ये हीट एनर्जी को हमने बॉयलर में दिया और बॉयलर जो है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। इस स्टीम के थ्रू हमने टरबाइन को एक्सप्लेन किया। अब टरबाइन को जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो उसका शाफ्ट बहुत तेजी से रोटेट करेगा, तो अल्टीमेटली ये जो हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये हीट इंजन है उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब अगर हम इसी को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में, देखिए ये इतना बड़ा स्टेटमेंट हो रहा है, इतना बड़ा चीजें हो रहा है, तो उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से भी, ये छोटे से पार्ट ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ऐसे भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए फर्नेस जो होता है, तो फर्नेस से हमें क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है। तो फर्नेस से हीट मिल रहा है तो उसको हमने क्या एक्सप्लेन किया है, सोर्स लिखा हुआ है। क्लियर है, यहां से हीट मिला, अब ये हीट इंजन को मिला Q1 हीट अमाउंट, मतलब कि ये जो Q1 है वो ये पर्टिकुलर ये पूरा हीट हमारा क्या है, हीट इंजन है। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हीट इंजन को मिला। अब यहां से क्या हुआ, हीट इंजन से हमें टरबाइन से कुछ वर्क मिला, कुछ पंप से वर्क हमें देने को मिला। तो दोनों के जो वर्क में जो डिफरेंस हुआ, अल्टीमेटली यही हमें क्या मिलेगा, आगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने इसको डब्ल्यू नेट यूज किया है। और दूसरा जो है वो हमने क्या किया यहाँ पे कि जो कंडेंसर होता है, सम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जो लोअर टेम्परेचर का जो भी बॉडी होगा उसको हम लोग मतलब कि रिजेक्ट कर दिए, जिसको कि हम लोग सिंक बोल रहे हैं। तो अभी ये सोर्स और सिंक के बारे में भी ये वाला समझते हैं रिजर्वायर में। अभी बस ये देखिए कि ये जो टोटल साइक्लिक हीट इंजन है या ये पर्टिकुलर होल प्रोसेस को हम लोग इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहां फर्नेस हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स को एक्सप्लेन कर रहा है, या ये जो शॉर्ट में हमने लिखे हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। क्लियर है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हाई, एच मतलब हाई, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। तो फर्नेस हमारा क्या होता है, अल्टीमेटली थर्मल एनर्जी रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर। क्लियर है, तो ये हो गया, ये मतलब इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम लोग छोटे में इस फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सोर्स हो गया जो कि T1 टेम्परेचर पे है, और सोर्स मतलब क्या, फर्नेस। सोर्स मतलब क्या, जहां से हमें कोई भी हीट एनर्जी मिल रहा है। अब वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट, ये पर्टिकुलर साइकिल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीट इंजन बोल रहे हैं। हीट इंजन में अगर हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं तो अल्टीमेटली यहां से टरबाइन वर्क मिल रहा है, कुछ पंप वर्क देना पड़ रहा है, दोनों के डिफरेंस को हम लोग डब्ल्यू नेट मिल रहे हैं। मतलब हीट इंजन हमें अल्टीमेटली कुछ अमाउंट ऑफ वर्क हमें क्या देगा, प्रोड्यूस कराएगा, या वर्क हमें ऑब्टेन होगा। और फिर ये हीट इंजन क्या करेगा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो दूसरे जो भी दूसरा जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है उसको वो रिजेक्ट करेगा। तो इस पर्टिकुलर जो डायग्राम है उसको हम लोग इस शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए हैं, और उसको एक्सप्लेन कर, और हमने ऑलरेडी हीट इंजन के बारे में भी एक्सप्लेन कर लिए, वर्क नेट के बारे में भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये रिजर्वायर क्या होता है। क्लियर है, अभी देखिए ये रिजर्वायर को आप लोग देख लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में बल्कि ये रिजर्वायर के बारे में जो है वो पूरा डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। तो अभी बस रिजर्वायर को बस समझ लीजिए, फिर उसका हमारा जो लिखने वाला एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पॉसिबल है नहीं। तो देखिए रिजर्वायर क्या होता है, और बेसिकली रिजर्वायर में भी हम अगर इसको बोले कि थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, तो देखिए जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर मतलब क्या होता है, अगर एक सिंपल वर्ड में रिजर्वायर वर्ड करें तो अगर हम किसी भी चीज में कितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालें या कितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को अगर हम उसको सप्लाई करें तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम
रिवर है, रिवर में कितना भी बाल्टी पानी निकाल लें, क्या उसके वाटर लेवल में इफेक्ट पड़ेगा? या समुंदर को ही देख लीजिए, अगर हम सी के बारे में बात करें, उसमें कितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर निकाल लीजिए या कितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी वाटर डाल दीजिए, उसका जो लेवल रहता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। मतलब उसमें ऐसा नहीं हमें फील होगा कि पानी कम हो गया या पानी ज्यादा हो गया, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिजर्वायर। तो अगर हम लोग इसको थर्मल एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे फर्नेस होता है, फर्नेस में अल्टीमेटली कंटिन्यूअसली कोल डालते जाते हैं और उसमें वो हीट प्रोड्यूस करते जाता है। अब उससे अगर हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ हीट ले भी लें तो भी उसकी फर्नेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है उसे निकाल लेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। रिजर्वायर का मतलब यही होता है कि उसमें कितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को लो या कितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को दो, उसका जो टेम्परेचर है या उसके एनर्जी लेवल में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? तो फर्नेस में क्या हो जाएगा, कितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को अगर हम लोग लें उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब दूसरा जो हमारा थर्मल जो रिजर्वायर है वो है हमारा एटमॉस्फेयर या सी या इसको रिवर बोल सकते हैं। अब देखिए एटमॉस्फेयर को कितना भी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करें, हर चीज हमारे हर एक घर में देखे होंगे कि क्या रहता है, रेफ्रिजरेटर रहता है यानी फ्रीज रहता है। फ्रीज क्या करता है, अल्टीमेटली हीट को रिजेक्ट करता है। वैसे ही आप थर्मल पावर प्लांट में देखे होंगे कि चिमनी के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ हीट को वो क्या होता है, निकलता है। अब वो कितने सालों से निकलते जा रहा है, इतने सालों से निकलते जा रहा है तो भी अभी आप देखोगे कि 1000 मतलब कि 15 200-300 साल हो गया, टेम्परेचर में कितना चेंज आया? ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अभी ज्यादा चेंज नहीं आया हुआ है। वह अलग बात है ग्लोबल वार्मिंग जो चीजें हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ गया वो एक्चुअली एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, उसके कारण हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये फर्नेस से जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा है वो अल्टीमेटली हमारे टेम्परेचर के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं मतलब डाल रहा है। या अगर हम वही सेम अमाउंट ऑफ हीट को सी में भी डालेंगे तो सी के भी ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर अभी मान लीजिए 27 जनरली होता है, तो कोई पर्टिकुलर थर्मल पावर प्लांट अगर सम अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर देगा तो उसका टेम्परेचर 28 हो जाएगा। उसको 28 होने में सोचिए हजारों साल लग गए। 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में, अभी तो 0.5 डिग्री इंक्रीज हुआ है, हजारों साल लगे। मतलब अल्टीमेटली अगर हम देखें तो कोई भी एक पर्टिकुलर हीट इंजन होगा, अगर Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा तो अल्टीमेटली उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी हम लोग ये जो जितना एक्सप्लेन किए, तो अगर हम इसको और एक सिंगल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, रिजर्वायर क्या हुआ, तो रिजर्वायर क्या हो जाएगा कि अगर ऐसा बॉडी जिसमें किसी भी चीज को कितना भी सप्लाई करें या कितना भी उससे लें तो भी उसके उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में कोई फर्क ना पड़े, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्वायर बोलेंगे। अब ये जो रिजर्वायर होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक हायर हो सकता है, यानी कि अगर हम लोग एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर एट हायर, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर एट लोअर। तो जो हायर पे होता है उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर अगर हायर बॉडी होता है उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, और थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो लो टेम्परेचर बॉडी होता है उसको हम लोग सिंक बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सोर्स से कितना भी अमाउंट ऑफ हीट को निकाल लें उसके अल्टीमेटली टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा या उसके एनर्जी लेवल में कोई भी कमी नहीं आएगी। और सिंक किसको बोलेंगे कि किसी भी बॉडी को कितना भी हीट दे दो, क्लियर है, उसके टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। यानी इसका एग्जांपल, सिंक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को कितना भी हम लोग हीट सप्लाई कर लें उसका अल्टीमेटली टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहने वाला है। और यहाँ पे अगर हम सोर्स का बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्नेस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा रिजर्वायर के बारे में रहा। अब हम लोग जेन्युइनली केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये बोलता है कि ऐसा कोई भी हीट इंजन पॉसिबल ही नहीं है कि जो क्या करे कि
नेट यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट फर्नेस से ले और उसको पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर दे। यानी यहाँ पे केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट क्या एक्सप्लेन, यहाँ पे देखिए Q2 मतलब जीरो, Q2 मतलब जीरो, यानी कि अगर हम कंडेंसर से हीट को रिलीज ही नहीं करेंगे और जितना फर्नेस से वर्क हम लोग यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं वो पूरी तरीके से वर्क में W नेट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कौन बोलता है? केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट। मतलब कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर मैं फर्नेस से Q1 अमाउंट ऑफ हीट बॉयलर को दूं और ये जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो मैंने बॉयलर को दिया है वो पूरी तरीके से W नेट में कन्वर्ट हो जाए और एटमॉस्फेयर को ये जो Q2 अमाउंट ऑफ कंडेंसर जो रिलीज कर रहा है वो रिलीज करे ही ना, मतलब करे ही ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अल्टीमेटली अगर यहाँ पे Q2 जीरो है तो हम लोग चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें केवल एक सिंगल रिजर्वायर मतलब सोर्स से हमने हीट लिया Q1 और उसको पूरी तरीके से W नेट में कन्वर्ट कर दें। ये बोल रहा है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसको वो केल्विन प्लैंक ये भी लास्ट में बोल दिया, लास्ट में ये दी है ना इम्पॉसिबल। मतलब अगर Q1 अमाउंट ऑफ हीट अगर हम सोर्स से लेते हैं और वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट को पूरी तरीके से हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही सेम चीज हमने यहाँ पे देखा है कि अगर सेकेंड लॉ क्या बताता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू, मतलब उस पर्टिकुलर ये जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट हुआ वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट हो जाए। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना ही करना पड़ेगा। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाया और अदरवाइज ये लॉ मतलब कि ये यूनिवर्स फेल हो जाएगा इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का देखिए एक बार और मैं रीड कर लेता हूं। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा कोई हीट इंजन बना ही नहीं पाए कि जो फर्नेस से हीट ले और पूरी तरीके से उसको वर्क में कन्वर्ट कर ले और वो सिंक को एटमॉस्फेयर को कोई हीट रिलीज ही ना करे। क्लियर है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हीट इंजन इम्पॉसिबल है जो प्रोड्यूस करे नेट वर्क इन अ कंप्लीट साइकिल और इफ इट एक्सचेंजिंग हीट ओनली विथ सिंगल रिजर्वायर। सिंगल रिजर्वायर मतलब क्या कि केवल सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले और ये हीट इंजन पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर दे और जो दूसरा हमारा रिजर्वायर जो कि सिंक जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसमें कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो ही ना। क्लियर है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इस पर्टिकुलर जो ऐसा हीट इंजन मतलब इस पर्टिकुलर इंजन को बोला जाता है परपेचुअल मोशन मशीन 1। अब ये क्या होता है यहाँ पे तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही हम लोग देखते हैं। बट अगर मैं एक बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि इसी पर्टिकुलर इंजन को बोला जाता है परपेचुअल मोशन मशीन। मतलब ऐसा मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन मतलब ऐसा मशीन जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले और जितना हीट उस पर्टिकुलर सिस्टम को दे वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसे इंजन को बोला जाता है परपेचुअल मोशन मशीन 2। क्लियर? और 1 क्या होता है? 1 ये बोलता है कि किसी इंजन को हम लोग हीट सप्लाई ही नहीं कर रहे हैं लेकिन उससे हम लोग मतलब कंटिन्यूअसली वर्क लिए जा रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या? परपेचुअल। मतलब कि ये इमेजनरी है, रियल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ऐसा मशीन कि जो मतलब कि उसको हम लोग मतलब ऐसा कोई पॉसिबल, आप खुद सोचिए कि ऐसा कोई मशीन पॉसिबल है क्या कि जिसको हम लोग हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं लेकिन उससे कंटिन्यूअसली वर्क मिलते जा रहा है। तो ऐसे मशीन को बोला जाता है परपेचुअल मोशन मशीन 1। मतलब बिना हीट सप्लाई किए वर्क ऑब्टेन कर रहे हैं। और दूसरा परपेचुअल मोशन मशीन 2 क्या बोलता है कि अगर हम किसी सिस्टम को अगर मान लो हीट सप्लाई कर भी देते हैं तो वो पूरा जो हीट होता है वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर जाए। मतलब ये जो डायग्राम बना है वही है हमारा एक्चुअली परपेचुअल मोशन मशीन। इसका जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिख के भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस एक्चुअली यहाँ पे आ गया है तो हम लोग एक्सप्लेन कर लें। मतलब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट किसके बेस के ऊपर है? परपेचुअल मोशन मशीन 2। और ये क्या बोलता है परपेचुअल मोशन मशीन 1 या केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये बोलता है कि ऐसा कोई भी मतलब इम्पॉसिबल है कि ऐसा हीट इंजन बनाए जो एक सिंगल रिजर्वायर से हीट ले और पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर ले और जो दूसरा रिजर्वायर होगा जो कि सिंक जिसको हम लोग बोलेंगे वहां पे कोई भी हीट रिजेक्ट हो ना, मतलब कोई भी हीट रिजेक्ट ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
मतलब प्रैक्टिकली हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्लियर है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये जो साइक्लिक हीट इंजन होता है तो उसका जो अगर हम इफिशियंसी का बात वर्क इफिशियंसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं तो देखिए इफिशियंसी क्या होता है, किसी भी सिस्टम का जो इफिशियंसी होता है कि वो कितना अल्टीमेटली हमें कोई भी चीज़ आउटपुट दे रहा है और प्लस कितना हम उसको इनपुट दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे हीट इंजन के इफिशियंसी के बारे में बात करें तो अल्टीमेटली हमें कितना उससे वर्क आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है या कितना वर्क आउटपुट हमें मिल रहा है और अपॉन कितना हमने उसको हीट सप्लाई किया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो इफिशियंसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेट वर्क आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, डब्ल्यू नेट मिल रहा है। क्लियर है। और हम हीट इस डब्ल्यू नेट को ऑब्टेन करने के लिए हीट सप्लाई कितना कर रहे हैं, तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है। तो अब अगर नेट हम लोग देखें तो डब्ल्यू नेट हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नेट को हम लोग ये भी लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। बोलिए कैसे, यहाँ पे देखिए Q1 टोटल एनर्जी के कितना हो रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग दिए तो उससे हमें क्या मिला, डब्ल्यू नेट मिला और प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमने यहाँ पे रिजेक्ट किया। वो अलग बात है कि हमने यहाँ पे जीरो माना है, मतलब अल्टीमेटली वो स्टेटमेंट ये केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ये Q2 जीरो नहीं होगा क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। रियल में क्या होगा, कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिजेक्ट होगा। तो अगर हम पूरा एक प्रॉपर इक्वेशन देखें तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट अगर हम किसी सिस्टम को दे रहे हैं तो सम अमाउंट वो डब्ल्यू नेट में कन्वर्ट हो जा रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ और रिजेक्ट हो रहा है। तो डब्ल्यू नेट अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नेट Q1 माइनस Q2। तो हम डब्ल्यू नेट को ये भी लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। तो यानी कि वो हीट इंजन का जो इफिशियंसी होता है उसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। क्लियर है। यहीं पे अगर आप एक और बात करूं तो जो हीट इंजन जो होता है, हीट इंजन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन 1 माइनस T2 अपॉन T1 भी लिख सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है कि ये 1 माइनस T2 मतलब क्या कि सिंक का टेम्परेचर जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट जिस पर्टिकुलर रिजर्वायर को रिलीज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर अपॉन T1 मतलब सोर्स का टेम्परेचर। लेकिन ये 1 माइनस मतलब अल्टीमेटली अगर हीट इंजन का इफिशियंसी अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो कितना ही अमाउंट ऑफ हीट वो ले रहा है और कितना रिजेक्ट कर रहा है वहां से भी निकाल सकते हैं, या अगर ऊपर का सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर दिया हो तो वहां से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर जो रहेगा ये वो केवल किसके लिए रहेगा, आपका रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए रहेगा, रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए रहेगा। अब ये रिवर्सिबल हीट इंजन क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। बट याद रखिएगा कि रिवर्सिबल हीट इंजन मतलब कि वैसा है, मतलब कि हीट इंजन जहाँ पे किसी भी टाइप का लॉस नहीं होता है, मतलब कि जो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, जिसमें ना तो फ्रिक्शन का लॉस हो रहा है न किसी तरह का हीट लॉस हो रहा है। क्लियर है। तो वैसे हीट इंजन को बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल हीट इंजन। तो उसको अगर हम लोग चाहें तो उसकी इफिशियंसी को T2 मतलब टेम्परेचर के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं या हीट सप्लाई के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि इफिशियंसी क्या होता है, डब्ल्यू नेट कितना वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हीट सप्लाई किए, तो उसको हम लोग 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन रहेगा इफिशियंसी निकालना का वो किसी भी टाइप का हीट इंजन के लिए होगा। लेकिन अगर रिवर्सिबल हीट इंजन के बारे में बात किया जाए तो ये तो फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा, और अगर टेम्परेचर दिया होगा तो टेम्परेचर के फॉर्म में भी हम लोग इफिशियंसी निकाल सकते हैं, वो होगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब ये कैसे होगा, जब हम लोग एंट्रोपी पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे कैसे, मतलब Q2 अपॉन Q1 जो है वो T2 अपॉन T1 के बराबर हो गया। अभी बस आप याद रख लीजिए कि रिवर्सिबल हीट इंजन का इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है। और जनरलाइज अगर कोई भी एक नॉर्मल हीट इंजन है, मतलब कि वो रिवर्सिबल एज वेल एज नॉन रिवर्सिबल, तो उसके लिए हमारा इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जहाँ Q2 क्या है कि सिंक को कितना हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं और Q1 क्या है कि कितना हमने हीट सप्लाई किया है, या
अगर हमें वर्क आउटपुट दिया होगा कि इतना वर्क आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो डिवाइडेड बाय कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो अगर हमें पता होगा तो वहाँ से हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, देखिए ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि वो ये बोल रहा है कि ऐसा कोई भी हीट इंजन पॉसिबल ही नहीं है जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट को ले और वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसा कोई भी मशीन पॉसिबल नहीं है, उसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना ही पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं कि मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। बट एक्सपेरिमेंटली सो दैट W नेट इज लेस देन Q1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रियल में किसी हीट इंजन को अगर हम लोग चलाएंगे या इस पर्टिकुलर हीट इंजन के बारे में अगर हम उसमें कोई भी Q1 अमाउंट ऑफ हीट को देंगे, तो हमें ये हमेशा पाया गया है कि जितना उससे वर्क आउटपुट मिलेगा वो हमेशा हीट सप्लाई से कम ही रहेगा। तो जब W नेट जो है, मतलब W नेट जो है वो Q1 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ। और फर्स्ट लॉ ये भी बोलता है कि हीट को हम लोग लॉस भी नहीं कर सकते। मतलब अगर Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिए, कुछ अमाउंट W नेट में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब जो कुछ अमाउंट ऑफ हीट बचा वो क्या होगा, अल्टीमेटली रिजेक्ट होगा, लॉस तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बट एक्सपेरिमेंटली सो दैट W नेट इज लेस देन Q1। हम एक्सपेरिमेंट में ये पाते हैं कि जितना वर्क आउटपुट हमें यहाँ पे अगर Q1 अमाउंट हीट दे रहे हैं, तो वो हमेशा जो उससे जो W नेट मिलेगा वो Q1 से हमेशा कम होगा। यानी कि जो हीट सप्लाई Q1 ट्रांसफर टू सिस्टम कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क इन अ साइकिल। वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था सेकेंड लॉ, कि अगर किसी सिस्टम को अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो होल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। वही यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो W नेट जो है, अगर देखिए इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में मतलब अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो कि बोल रहा है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हो कि इस टाइप का इंजन बनाए तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा कि नहीं, बोलिए कैसे। इफिशियंसी क्या होता है, W नेट अपॉन Q1। अब यहाँ पे तो कोई भी हीट रिजेक्ट हो ही नहीं रहा था, मतलब जितना Q1 आ रहा था वो पूरी तरीके से नेट में W नेट में कन्वर्ट हो जा रहा था। मतलब यहाँ पे क्या था, Q नेट इक्वल टू Q1 के बराबर था। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अल्टीमेटली इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखें तो इफिशियंसी कितना हो जा रहा था, 100%। किसके लिए, इस केस में। लेकिन अगर क्या ऐसा ये पॉसिबल है, तो ये बोल रहा है इम्पॉसिबल है। मतलब कि यूनिवर्स में ऐसा कोई भी हीट इंजन पॉसिबल ही नहीं है जिसका कि इफिशियंसी पूरी तरीके से 100% हो सकता है 90% हो, 95% हो, 99% हो, 99.9% हो, लेकिन कभी भी वो 100% नहीं हो सकता। उसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड लॉ का वायलेशन हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली कि जितना हीट अगर हम किसी सिस्टम को सप्लाई करेंगे तो वो पूरी तरीके से जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसको रिजेक्ट करना ही करना पड़ेगा। और अगर कोई भी मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव कर लेंगे जैसे जैसे वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल होगा, लेकिन रिवर्सिबल हीट इंजन के केस में भी 100% एफिशिएंसी नहीं हो पाएगा। मतलब कि कैसा भी इंजन हो, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, कभी भी हम लोग 100% एफिशिएंसी अचीव नहीं कर सकते हीट इंजन के केस में। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आया। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये फाइंड आउट किया कि अगर किसी सिस्टम को Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं तो वो पूरी तरीके से W नेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो अगर पूरी तरीके से W नेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि उसकी जो इफिशियंसी है, कभी भी हीट इंजन नेवर बी 100% इफिशियंट। कभी भी किसी भी हीट इंजन कोई भी हो, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, उसकी इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि Q2 इक्वल टू 0 वो हो ही नहीं सकता। मतलब हमेशा Q2 का कुछ ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, रिलीज करेगा ही करेगा, रिजेक्ट करेगा ही करेगा। तो रियल में हमारा जो हीट इंजन होगा वो कैसा होगा, सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेगा, उससे W नेट
वर्क आउटपुट देगा और Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिंक को रिजेक्ट करेगा। और इस ऐसा अगर वो कैसा करता है तो उसकी इफिशियंसी जो हमेशा होगी वो लेस देन 100% होगी। अब हम लोग इसको मतलब बहुत हद तक बहुत मतलब कि 95, 99, 98 तक पहुंच सकते हैं, जितना ज़्यादा हम उसको रिवर्सिबल करते जाएं, लेकिन वो कभी भी कोई भी हीट इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं होगी। क्लियर है? तो अब यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग थर्मल ये जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर का स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, और उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस, या हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे कि ये क्लॉसियस का जो एक स्टेटमेंट बचा हुआ है उसको, और ये थर्मल रिजर्वायर का जो बचा हुआ है उसको देख लेंगे। क्लियर है? तो अभी का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। बस एक बार मैं 2 मिनट में ये जितना भी आज हमने क्लास में पढ़ा उसको मैं रिकेप करा देता हूँ। तो देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसमें अगर हीट सप्लाई हो रहा है तो हीट सप्लाई का डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में हीट का फ्लो होगा। और दूसरा चीज क्या एक्सप्लेन करेगा वो कि क्या यूनिवर्स में ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस है वो मतलब कि फिजिबल है या नहीं है, वो कौन एक्सप्लेन करेगा? सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करेगा। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि सेकेंड लॉ हमें ही ये बताया कि जो हमेशा हीट एनर्जी होता है वो हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ फ्लो होता है। जो एनर्जी होता है या जो वाटर होता है वो हमेशा हमने देखे हैं नेचुरल प्रोसेस में कि हायर पोटेंशियल एनर्जी से नीचे की तरफ फ्लो होता है। तो ये हमें कहाँ से पता चला? कौन से लॉ से? सेकेंड लॉ से हमें पता चला। दूसरा चीज हमने ये कंसेप्ट देखा, हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी। वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी कंसीडर किया जाता है और हीट को लो ग्रेड एनर्जी किया जाता है। हाई ग्रेड एनर्जी मतलब कि होल अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा उसको पूरी तरीके से हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई लो ग्रेड एनर्जी है तो वैसे एनर्जी को पूरी तरीके से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब हीट को पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। देन इसके बाद हमने ये बोला कि सेकेंड लॉ का 2 स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है कि यूनिवर्स में मतलब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये बोलता है कि ऐसा हीट इंजन हम बना ही नहीं सकते कि जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ वो हीट सोर्स से लेगा उसको पूरी तरीके से W नेट में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना ही करना पड़ेगा। क्लियर है? और तो ये हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होगा, जो याद रख लीजिएगा। ऐसा कोई भी हीट इंजन है इम्पॉसिबल है कि जो नेट वर्क प्रोड्यूस करे विदाउट एक्सचेंजिंग कहाँ गया, दैट अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करे इन अ कंप्लीट साइकिल इफ इट एक्सचेंज हीट ओनली विथ अ सिंगल रिजर्वायर। सिंगल रिजर्वायर मतलब क्या कि केवल इसी रिजर्वायर से मतलब Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले और पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर दे, ये रिजर्वायर का काम ही नहीं आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब तो पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल क्या है भाई? तो पॉसिबल ये है कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट वो लेगा, कुछ अमाउंट W नेट में कन्वर्ट कर देगा और कुछ अमाउंट सिंक को रिजेक्ट करेगा। मतलब कि कुछ इस तरीके का ऐसा पॉसिबल होगा रियल में हीट इंजन। मतलब Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से लेगा, W नेट कुछ अमाउंट प्रोड्यूस करेगा और जो बचा हुआ है वो सिंक को, जो कि एटमॉस्फेयर हो सकता है, रिवर हो सकता है या एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ पे वो हीट को रिजेक्ट करेगा। क्लियर है? तो ये रहा हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। होप आपको ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लॉसियस स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।